चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार हमारे प्रमुख सवाल आज हैं क्या राहुल गांधी का मैच फिक्सिंग कहना एक लोकतांत्रिक संस्था का अपमान है या गंभीर चेतावनी है? क्या फर्जी वोटर लिस्ट, बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत, बूथ डेटा में गड़बड़ी के राहुल गांधी के आरोपों में कोई तथ्य है? क्या तेजस्वी और राहुल अपने बयानों से इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं? क्या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को बार बार टारगेट कर विपक्ष लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है? क्या देश में सिर्फ वही चुनाव निष्पक्ष माने जाएंगे जिसमें कांग्रेस या विपक्ष जीते? ये कई तरीके के सवाल है, लेकिन यहां मैं दो विंडो रखना चाहती हूं और यहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती हूं। चित्रा बाथम और मोहम्मद अमीन, इनको आमने सामने रखिए, क्योंकि चित्रा, जो आरोप आप लगा रही हैं वो बहुत ही गंभीर है। आपसे मतलब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से है, जहां पर वो ये कह रहे हैं, मैं एक एक करके जो पॉइंटर्स है ना मैम, वो आपसे समझना चाह रही हूं। जो पॉइंटर्स लिखे गए हैं चिट्ठी में, बकायदा जो आरोप लग रहे हैं, उसको थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से मैं समझना चाहूंगी। और हमारे साथ मोहम्मद अमीन हैं, जो बताएंगे कि क्या ऐसा कुछ हुआ है या कहां झोल लगता है, कहां गड़बड़ी है या सिर्फ ये आरोप है। थोड़ा सा समझने की यहां पर हम कोशिश करेंगे। सबसे पहला आरोप, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करने वाली समिति पर कब्जा कर लिया गया है। कैसे? अर्पिता जी नमस्ते, आपको और आपके दर्शकों को। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। अर्पिता जी, आपको जैसे पता ही होगा कि चुनाव से पहले एक लॉ पास किया गया था, जिसके तहत सीजीआई एवं जो सरकार के लोग हैं एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये तीनों का की सहमति से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी नियुक्ति होनी थी। लेकिन अचानक से सीजीआई का जो अपोजिशन है उसको हटा के उन्होंने सरकार के ही नुमाइंदे को रख लिया था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि 2:1 के रेशियो में जब आप किसी भी चीज का सिलेक्शन करवाना चाहेंगे, तो क्या ये एक फेयर सिलेक्शन होगा? यानी वैसे अच्छा, ठीक है। हाँ। चित्रा जी, मुझे ये बताइए, पहले क्या प्रोसेस था? और आप ये कह रहे हैं बाद में बदल दिया गया। पहले जो चुना जाता था, क्योंकि आपकी सरकार थी तब से ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है ना मैम, पहले क्या प्रोसेस फॉलो करते थे आप लोग? देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो प्रोसेस था वो सरकार की तरफ से लेकिन सबकी सहमति के साथ, और एक जो ट्रांसपेरेंट न्यूट्रल पर्सन होता था उसको अपॉइंटमेंट दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे तो क्लियर कट एक वन साइडेड मैंडेट जो है वो करने की कोशिश करी गई थी। और इसीलिए ये तो आपने कह दिया, ये तो आप बता रही हैं कि हम ऐसे करते थे। आप ये कह रही हैं उसमें एक न्यूट्रल बंदा रखते थे। अमीन जी, आ रही हूं, आप ही स्पष्ट करेंगे आज सारी तस्वीर। सर, यही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पब्लिक भी तो समझे। नेता आके नए नए आरोप लगाकर चले जाते हैं, पब्लिक को कुछ समझ ही नहीं आता कौन झूठ कह रहा है कौन सही कह रहा है। भाई मैम, आप ये कह रही हैं आपके समय में आप ये कौन कौन लोग होते थे उस नियुक्ति में जो चुनते थे? मुझे वो समझाइए, वो बताइए पहले। हेलो अर्पिता जी, आप अपना सवाल वापस रिपीट करेंगी? हाँ बिल्कुल करूंगी। चित्रा जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप ये कह रही है ना कि ये जो समिति है इस पर ही कब्जा बीजेपी ने कर लिया। आपके टाइम पे जो समिति चुनती थी वो क्या प्रोसेस होता था? कौन से लोग होते थे? विपक्ष के कितने बंदे होते थे? कैसे चुना जाता था? वो समिति में कौन लोग होते थे, ये मैं जानना चाह रही हूँ। देखिए, इलेक्शन कमिश्नर का जो चुनाव होता था वो सरकार और विपक्ष के जॉइंट एफर्ट्स के माध्यम से ही होता था। लेकिन जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि अब ये 2:1 रेशियो से इस चीज को वीटो कर दिया जाएगा। अच्छा। और वही हुआ है। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कोई भी आपकी बात से सहमत नहीं है अमीन साहब? जरा जवाब ले लेती हूँ। मतलब आपने जो अभी तथ्य बताया वो कितना सच है कितना गलत है बता देंगे सर? अमीन साहब। अर्पिता जी, इनको पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन के बारे में नहीं है, आई एम श्योर। जिस तरह से इनको आप प्रश्न पूछ रही हैं उसका जवाब नहीं दे पा रही। आपकी जनता, पूरा देश देख रहा है इस बात को। ये क्वेश्चन उठाया गया इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर के चुनाव के ऊपर, और इनसे आपने पूछा भी, इसका इनको कोई जवाब इनको पता नहीं है, इनको प्रोसीजर का पता नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि जब से चुनाव हमारे देश में शुरू हुए तब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उसके बाद लास्ट इनके मनमोहन सिंह जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे कांग्रेस के। तो इन जमाने में जितने भी चुनाव के आयुक्त चुने गए कमिश्नर्स, उनको बस प्राइम मिनिस्टर की एक लिस्ट आती थी लॉ डिपार्टमेंट से,
और उसके बाद उसमें से एक नाम भेज दिया जाता था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट को, वहां से अप्रूवल आ जाती थी और उसका ऑर्डर इश्यू हो जाता था। वो शाम को पता चल जाता था कि कौन हमारे इलेक्शन कमिश्नर होंगे। सर ये जैसा बोल रही है, मैं आपको बीच में प्रथा थोड़ा चली आ सा रही समझना, थी। ये आप इसमें कह रहे हैं, क्या ये हुआ, चलता हुआ आ रहा है। इन्होंने कहा कि बीजेपी के समय बदला क्या है। मैं आपसे हाँ। ये भी स्पष्ट समझना चाहती हूँ कि क्या कोई बदलाव बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद हुआ है? जी, तो वही मैं बताना चाहूंगा कि ये तो चला आ रहा था मनमोहन सिंह जी तक। उसके बाद जब से 14 में हमारे प्राइम मिनिस्टर आए मोदी जी, उस वक्त यही चलता रहा, जो प्रोसीजर था पुराना वही अडॉप्ट था। लेकिन हुआ क्या कि जब हमारे गोयल साहब को लिया गया तो विद इन नो टाइम मीन 24 आवर्स में उनकी अपॉइंटमेंट हुई। जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई एज ए कमिश्नर, तो उसके लिए इन लोगों ने हु एंड क्राई किया पूरे देश में और ये कहा कि साहब ये इनके अपने आदमी होते हैं जो इनको इलेक्शन जिताएंगे, उस पर्पज से इनको जो है डाला जाता है, तो एज ए कमिश्नर बना दिया जाता है। उस पर ये बात गई सुप्रीम कोर्ट तक। तो सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई थे, उनके सामने जब ये बात आई तो फाइलें मंगाई गई इलेक्शन कमीशन से और देखा गया क्या प्रोसीजर था। इलेक्शन कमीशन ने पूरा पूछा कि किस तरह से आपने चुनाव का कमिश्नर को नियुक्त किया है, वो पूरी प्रोसीजर बता दिया गया। उसमें उन्होंने कहा कि अभी तक कोई रूलिंग नहीं है, कोई रूलिंग नहीं है, किसी तरह का हमारे पास इसका कोई संविधान नहीं है, कोई नियम नहीं बनाया गया है। तो इलेक्शन तो हमारे सीजीआई ने कहा कि ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन को कि अगली बार जो भी इलेक्शन कमिश्नर चुने जाएंगे उसमें सीजीआई मेंबर रहेंगे, एलओसी मेंबर, एलओपी मेंबर रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर तो होते ही चेयरमैन। तो इस तरीके से टेम्परेरी, लेकिन उनको ये कहा गया इसके लिए कोई कायदे नियम कानून बना दिए जाएं जो आगे के लिए भविष्य में काम आएंगे। यानी देखिए अभी जो समझ आ रहा है कि ये नियम कोई पहले थे नहीं, जो भी यानी कांग्रेस पार्टी वैसे ही करती रही, ये प्रक्रिया वैसे ही करती रही। इनफैक्ट जो आप समझाना चाह रहे हैं उससे मैं ये समझ पा रही हूँ कि अब बदला ये है कि चीजें और बेहतर हुई हैं। यानी अगर पहले ज्यादा आसार थे गड़बड़ियों के, बट अब कोर्ट तक ये मामला गया और चीजें सुधरी और चीजों को सुधारा गया। लेकिन ये आरोप आपने पहला लगाया वो यहाँ स्पष्ट हो गया, सामने आ गया। चित्रा जी, अब मैं दूसरे सवाल के साथ, क्योंकि देखिए मुझे और मेहमानों के पास भी जाना है, जल्दी जल्दी से पहले मुझे बात करने का मौका दे। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपने कहा कि मौके बहुत थे, लेकिन क्या कांग्रेस के समय इस तरीके की जो ईवीएम रिगिंग, नहीं, एक सेकंड चित्रा जी, अभी ना ये हम क्योंकि राजनीतिक तौर पर मैंने अभी ये पूरी डिबेट खोली नहीं है सर। मैम एक सेकंड, अरे रुकिए ना, अरे आप तो तलवार लेकर आई हैं एकदम, रुक जाइए। चित्रा जी सुनिए ना, बहुत सारे 5 सवाल हैं, क्योंकि ना उनका जवाब जल्दी ले लूं और मेहमानों के पास भी जाना है, जल्दी जल्दी से। फर्जी मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया है, ये कैसे आपको लगता है मैडम? आप देख सकती हैं कि लोकसभा के चुनाव तक वोटिंग पॉपुलेशन जो पूरी महाराष्ट्र की है वो 9.5 करोड़ वोटिंग पॉपुलेशन है और विधानसभा के वक्त वो बढ़ के 9.7 करोड़ हो गई। तो सिर्फ 5 महीने के अंदर एडल्ट पॉपुलेशन जो महाराष्ट्र की है उससे कहीं ज्यादा वो वोटिंग पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र हो गई और 5 महीने के अंदर अप्रोक्सीमेटली 41 लाख वोटर्स जो है वो ऐड किए गए हैं, जो पिछले 5 साल में सिर्फ 31 लाख ही वोटर्स ऐड किए गए थे। तो आप इस चीज को एक सस्पिशियस नजरों से नहीं देखेंगी कि इतनी एफिशिएंसी, ऐसा कौन सा क्या इस दावे में कोई सच्चाई आपको लगती है? फर्जी मतदाताओं की सूची में जोड़ा गया है, फर्जी मतदाताओं को जैसा वो आंकड़ा दे रही है, एक बड़ा आंकड़ा है कि आखिर 5-6 महीने में ऐसा ही करिश्मा कैसे हो गया? जैसे अभी ये बात कर रही थी चुनाव आयुक्त के कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए, इसलिए मैं इनको ये बताना चाहूँगा, आपकी जनता को, देश को और आपके जितने दर्शक हैं उनको ये बताना चाहूँगा स्पष्ट तौर पर कि क्या है कि जब भी हमारे संसदीय चुनाव होते हैं या असेंबली के चुनाव होते हैं, उससे पहले एक रिवीजन होता है वोटर लिस्ट का और टाइमली किया जाता है और उस वक्त मुझे लगता है कि सारी पार्टियां सो रही होती हैं। आपको मैं बताऊं कि जब ये महाराष्ट्र का जो मेंशन कर रही है स्पेशल मेंशन, उसमें हमारे जो स्टेट के इलेक्टोरल चीफ ऑफिसर होते हैं उन्होंने जो बनाई थी लिस्ट, उस वक्त तो बीएलओज हमारे जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, दुनिया जानती है, और बीएलओज जाके वहाँ पे देखते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को डिलीशन करना पड़ता है, जो डेथ हो जाती है या कोई माइग्रेट कर जाते हैं या कुछ 18 साल के हो गए हैं तो उनको इंडक्ट किया जाता है या और कोई आ गया होता है वहाँ पे ट्रांसफर होकर उस जगह पर, तो उन स्थानों पर उनको इंडक्शन किया जाता है और डिलीशन किया जाता है। ये तो सिस्टम है इलेक्शन असेंबली के पहले और
6 महीने पहले वहां पर पार्लियामेंट में। यानी आप कह रहे हैं ये जो प्रोसेस है ये पहले ही जैसा चल रहा है। इसमें मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा अर्पिता जी, अर्पिता एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें कि वहां पर 90 कंप्लेंट्स महाराष्ट्र में आई थी जिसका कि जवाब दे दिया गया था। और दूसरी बात ये 1 लाख हमारे बीएलओस हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं जो वेट कर रहे हैं कि मुझे बताया जाए कि कहां पे क्या गलती हुई है। आज तक कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं उठा पाई है, न ही लिख के दे पाई है। रूल ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे देखिए मैंने 2 सवाल रख लिए, जरा मैं क्योंकि और मेहमान इंतजार उनका लंबा हो जाएगा अगर मैं 5 सवाल बैक टू बैक पूछ लूंगी। 3 सवाल और है। चित्रा जी रुक जाइए, ओपन होने दीजिए। आपके सवालों का यहाँ तस्वीर साफ हो रही है। ठीक है, मैं आ रही हूँ, जरा एक एक रिएक्शन जरा मैं ले लूं। शाइना एनसी, आरपी सिंह और सुषमा अंधारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरपी सिंह जी, आपका एक रिएक्शन। इस तरह के आरोप, आप तो इसको हताशा निराशा देख रहे हैं, लेकिन मुझे याद आता है वो वक्त भी जब 2009 में लालकृष्ण आडवाणी भी कह रहे थे, ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे। तो आज वो उठा रहे हैं तो क्या गलत है? जो भी विपक्ष में होता है वो अपनी सुविधा के हिसाब से उठाता है। अर्पिता जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। उससे पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, मैं दिखा तो नहीं पाता हूं, सुनाता हूं आपको, सुन लीजिएगा। बच्चे स्कूल जाते हैं जी, कैसा स्कूल है? पब्लिक प्राइवेट स्कूल है, सरकारी है? सरकारी है। उसमें पढ़ाई अच्छी होती है? मतलब अब तो इंटर में चले, सरकारी में पहले से बहुत अच्छे बेहतर हैं। हाँ, पहले से बेहतर हैं। क्या क्या सीखते हैं उसमें? उसमें कंप्यूटर भी है उन लोगों के लिए, और कंप्यूटर है, और उसको उनको किताब भी मिलता है। डिबेट का एजेंडा कोई बताया नहीं। हिंदी, अंग्रेजी? हाँ, अंग्रेजी सीखते हैं? अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है। देखिए, ये अभी राहुल गांधी अभी 4 दिन पहले मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, अपनी अपनी बारी में यहाँ इस चर्चा में सब लोग बोलते हैं ना। आपको मैंने पूरा मौका दिया है, फिर आऊंगी मैम, आप रखे रहिए धैर्य अपने पास। यही डिबेट का, ठीक है आरपी सिंह, यही डिबेट का एजेंडा यही है कि ये बिहार गए, बिहार में जाकर इन्होंने लोगों से पूछा कैसी चल रही सरकार। लोगों ने बहुत अच्छी चली सरकार। पढ़ाई कैसी होती है? स्कूल में बहुत अच्छी होती है। हमको साइकिल मिलती है, कंप्यूटर में पढ़ाई होती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, आगे से पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई। इनको समझ लग गया कि बिहार का चुनाव इनके हाथ से निकल गया, क्योंकि इन्होंने तो कभी जिनके साथ इनका अलायंस है तब तो जंगल राज चलता था। आज वो स्थिति बिगड़ गई है इनकी, तो अब उसकी झेप कैसे मिठाएं? अब ईवीएम का बहाना तो इन्होंने कोशिश कर ली, पहले ईवीएम का मामला कोशिश कर ली, ईवीएम में फेल हो गए। इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी इनको कहा कि हम चैलेंज देते आइए, ईवीएम हैक करके दिखा दीजिए। कोई गया नहीं इनमें से, कोई पार्टी गई नहीं इनमें से, ईवीएम हैक करने 1 सेकंड दे दीजिए। अब इन्होंने नई चीजें ढूंढनी शुरू कर दी, और मैं इनके एक एक प्रश्न का उत्तर देने को चाह रहा हूं। कृपा कर एक एक कर प्रश्न पूछे, कितने वोट बढ़े, क्या बढ़े, सब एक एक प्रश्न का उत्तर दे दूंगा इनके जी। क्योंकि ये जो कह रहे हैं वोट बढ़े, जब महिलाओं को लगा कि इस बार विशेष अनुदान मिलेगा तो बड़े पैमाने पर महिलाओं ने अपने वोट बनवाए, बड़े पैमाने पर अपने वोट बनवाए। फिर दूसरी बात इनका कि परसेंटेज ऑफ वोट कैसे बढ़ गए आखिरी 2 घंटे में। आपको ये लग रहा है कि सामने बिहार के चुनाव है और चुनाव से पहले एक माहौल बना लिया जाए कि अगर चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया जाए, आप ये समझा रहे हैं। ठीक है सर, शाइना एनसी, ठीक है आरपी सिंह जी आ रही हूँ।